पहुंचे अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में नैन्सी पेलोसी भी शामिल। दलाई लामा और अमेरिकी सांसदों की मुलाकात से चीन बौखलाया। दलाई लामा से मुलाकात पर अमेरिका को चीन ने नसीहत दे डाली। दलाई लामा से संपर्क करने से बचना चाहिए, चीन का कहना है। दुनिया को गलत संदेश न दे अमेरिका, चीन ने बयान जारी किया है। चीन का तिलमिलाना यहाँ पर वाजिब भी है क्योंकि चीन लगातार दलाई लामा से संपर्क करने की या मिलने की किसी भी बात पर बड़ा तल्ख रवैया अख्तियार करता है। चीन को दलाई लामा एक ऐसी चुनौती की तरह लगता है जिससे उसे डर लगता है कि दलाई लामा के प्रभाव में आने वाले बहुत सारे लोग उसकी सोच, उसके विचार के लिए खतरा हैं। अमेरिकी सांसदों में नैन्सी पेलोसी भी शामिल है। वही नैन्सी पेलोसी जो कि ताइवान पहुंची थी और तब भी चीन बौखला गया था। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मेजर शाह, चीन इतना परेशान क्यों रहता है? दलाई लामा को लेकर चीन को इतनी ज्यादा मिर्च क्यों लगती है? यही नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी, तब चीन ने अपने फाइटर जेट्स हवा में उड़ा दिए थे, लेकिन तब अमेरिकी एयरफोर्स नैन्सी पेलोसी के विमान को गार्ड कर रही थी। चीन कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब दलाई लामा से मिलने पर चीन फिर एक बार चिढ़ गया है। मेजर शाह जी राजू भाई, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, दलाई लामा जब चीन छोड़ के हिंदुस्तान आए थे, उनके 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स को लेकर यहाँ पर आए थे। वो टिकेट हो गए इस बात को। तो चीन को, क्योंकि वो तिब्बतियंस के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे चीन, अब दलाई लामा ने यहाँ आ गए तो चीन को हमेशा पेट में दर्द रहता है दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स को लेकर। अब जब नैन्सी पेलोसी जब वो ताइवान जा रही थी, दिलचस्प बात यह है चीन के पेट में दर्द हुआ था और पूरे इंटरनेशनल मीडिया शटर बक्स वहां पे, क्योंकि चीन ने कहा था हम इनका जहाज यहाँ पे लैंड नहीं होने देंगे, हम जैमर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह तरह की बातें बयानबाजी थी। ये एक करारा थप्पड़ था, करारा जवाब था चीन के लिए नैन्सी पेलोसी की तरफ से, और दुनिया कंसर्न थी। अब जाके नैन्सी पेलोसी आती हैं दोबारा, अब आके मिलती दलाई लामा से, तो चीन को पेट दर्द होगा, उनको चिढ़ मचेगी इस बात से कि जिसने हमको करारा थप्पड़ मारा था पहले ताइवान में लैंड करके हमारे चैलेंज के बावजूद, और हमारे चैलेंज से छोटा पड़ गया, अब वही थप्पड़ मारने के बाद मिलता है ऐसे शख्स को जिनकी इतनी बड़ी तादाद में फॉलोइंग है, जो हमारा मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान में बस गए थे। हालांकि मैं वहां पे गया हूँ मैकरोलगंज, जहाँ पे ड्यूअल कैंप के पास में, जहाँ पे दलाई लामा का सेकंड होम माना जाता है वो। तो चीन जो है उसको हमेशा पेट में दर्द रहेगा ही रहेगा, और बस यही बात है, इसीलिए ही चीन हमेशा अपनी सेहत खराब करेगा चिढ़ के, भस्म हो के। बिल्कुल ठीक है। संजीव श्रीवास्तव जी का भी रुख कर लेते हैं, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। संजीव जी, दलाई लामा भारत में शरण पाए हुए हैं। दलाई लामा मैक्लोडगंज में मौजूद हैं। वहां पर तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, उसके चुनाव भी होते हैं, वो फंक्शन भी करती है। तिब्बत और तिब्बत का स्टेटस, क्या चीन को लगता है कि जब तक दलाई लामा हैं और दलाई लामा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका की नजदीकियां हैं, चीन अपने टर्म्स वर्ड पर डिक्टेट नहीं कर पाएगा? तिब्बत का वजूद दिमाग में रहेगा और तिब्बत का वजूद हकीकत में भी फिर बदला जा सकता है। क्या चीन का असली डर यही है? जी जरूर, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि चाइना ने दलाई लामा को बहुत ही बड़ा धोखा दिया था। 17 पॉइंट प्रोग्राम जो 1951 में जो साइन कराया था धोखे से, और बाद में दलाई लामा को जब इसका एहसास हुआ कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, छल हुआ है, तो वो 59 में वहां से चल करके भारत आ गए। और उसके बाद आप देखिए तो चाहे वो 59 की अपराइजिंग रही उस समय, जिस समय चाइना ने कितना ब्रूटल क्रैकडाउन किया तिब्बती बुद्धिस्ट के ऊपर, और उसके बाद से सीरीज ऑफ ऐसी घटनाएं रही हैं कि जिससे कि ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि जो तिब्बती लोग हैं, वहाँ के जो नेटिव तिब्बत के जो सिटीजन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनके ऊपर चाइना ने हर तरीके का दमन किया है, हर तरीके से उन्हें प्रताड़ना दी है, और मानव अधिकार के गंभीर जो है उल्लंघन के आरोप वहां पे लगाए गए हैं। लेकिन तिब्बत के लोग अपनी आजादी को लेकर के संकल्पबद्ध हैं। दलाई लामा इसके लिए एक
एक शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा के माध्यम से वो अपने मूवमेंट को लगातार उन्होंने आगे बढ़ाया है। दलाई लामा जाहिर है कि तिब्बती जो जो बौद्ध धर्म के एक सबसे सर्वोच्च गुरु है, और जाहिर है कि उनका एक बहुत बड़ा आदर और सम्मान उनके आध्यात्मिक कद की वजह से भी है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से तिब्बत की आज़ादी की मांग को बुलंद किया है और अपने एक बेहद जिम्मेदाराना और शांतिपूर्ण अहिंसक प्रदर्शन के माध्यम से जैसी क्रेडिबिलिटी पाई है, जिस तरीके का ऊंचा सम्मान उन्हें विश्व के नेताओं के द्वारा दिया जाता है, जैसा कि इस विजिट में दिख रहा है, तो ऐसे में चाइना निसंदेह उनसे फिर से दबाव में होगा। चाइना लगातार दलाई लामा को ये चाहता है कि दलाई लामा का जो प्रभाव कैसे कम किया जाए, और यहाँ तक कि चाइना ने तो ये साजिश रच डाली है कि जब ये वर्तमान के दलाई लामा अपना देह त्यागेंगे तो उसके बाद वो अपना दलाई लामा एक इम्पोज कर दे। और तिब्बती जो धर्म के जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो परंपराएं हैं, उनमें भी चाइना तरह तरीके से इंटरवेंशन, दखल देने की कोशिश करता है, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है। और तिब्बत के लोगों के अंदर जो आज़ादी को लेकर के उनका आंदोलन है, जो उनका एक जज्बा रहता है, वो एक संकल्प रहता है, उसको लगातार वो तोड़ने की कोशिश करता है। और लेकिन अब इस तरह से राजीव जी आप देखिए तो जैसे जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे चाइना का विस्तारवाद, उपनिवेशवाद, अवसरवाद, आधिपत्यवाद पूरी दुनिया में बढ़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ताइवान के ऊपर वो किस तरह के खतरे पैदा कर रहा है, हांगकांग के वन कंट्री टू सिस्टम मॉडल को वो साजिश के तहत बदलना चाहता है, साउथ चाइना सी के छोटे राष्ट्रों को वो लगातार हरास और परेशान करने की कोशिश करता है, इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज पर हमारी भारत की टेरिटरी पर वो कुदृष्टि रखता है और इनकर्जन की स्थितियां पैदा करता है। तो इस वजह से आज आप देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज चाइना को लेकर के लामबंद हो रहा है। चाइना जिस तरीके जैसे जैसे अपना जो एग्रेसिव पोस्चर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बढ़ाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा पैदा करेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो चाइना के अंदर की जो समस्याएं हैं, चाहे वो तिब्बत के बुद्धिस्ट हों, चाहे वो बीगर मुस्लिम्स हो, चाहे वो चाइना के अंदर अनेक मानवाधिकार उल्लंघन की जो घटनाएं होती हैं, चाइना में वहां की जेलों की स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय है कि अनेक वहां पे लोकतंत्र समर्थक लोगों को वहां पर जेलों में सालों से बंद करके तियानमेन रखा चौक गया तो है। अभी भी याद है संजीव जी, तियानमेन चौक अभी भी याद है, और वो शायद चीन के जो पोस्चर है, चीन का वर्ल्ड के सामने जो चेहरा है, उसमें सबसे बड़े दाग की तरह है। मेजर जनरल सुधाकर जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है मेजर जनरल आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल, चाइना और भारत के बीच में तिब्बत मौजूद है। तिब्बत वो जगह है जिसे चीन किसी भी हालत में अपना बनाना चाहता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड माफिया है चीन। लेकिन दलाई लामा को नैन्सी पेलोसी मिलने जाती हैं, शायद चीन को यह सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि फिर चीन का डिक्टेट किए जा रहे टर्म्स, डिक्टेट किए जा रहे वर्ड, सेंटेंसेस, वो ब्रेक होते हैं और चीन इसे मंजूर नहीं कर सकता। क्या नैन्सी पेलोसी की विजिट चीन को परेशान कर गई है हद तक? राजीव, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके शो में मुझे इनवाइट किया, और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उनको और व्यूअर्स को शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक आपकी सवाल है, इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर देना मैं ठीक समझता नहीं हूं, लेकिन बोल देता हूं कि यस, ये जो नैन्सी पेलोसी का जो विजिट है उसका एक ही मुद्दा है, ये मुद्दा है चाइना को तंग करना। लेकिन ये एक सिंपल स्टेटमेंट के पीछे जब तक थोड़ा गहराई में आपकी इजाजत अगर है जी, बोले मौका देते हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहला हमें मानना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल राइवलरी जो हो रहा है आज के दिन में, किस रफ्तार पे और किस मोड़ पे आके पहुंच चुका है और किस तरफ हम जा रहे हैं। आज के दिन में अमेरिका एक है सुपर पावर, लेकिन इसको डिक्लाइनिंग पावर के बराबर माना जाता है। और ये ऐसा देश है, सिर्फ इकोनॉमिक मिलिट्री माइट नहीं, बल्कि हर एक चीज, उसका जो वैल्यू सिस्टम है, ग्लोबल वैल्यू सिस्टम, आज के दिन में विश्व में कोई अगर फंक्शनल आर्किटेक्चर इफेक्टिव, असरदायक है या नहीं उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फंक्शनल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो जिसके आधार पर रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को हम अपना रहे हैं, ये इट इज ड्रिवन बाय अमेरिका। ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर ये संगठित हो रखा है। इतना कहने के बाद सिर्फ आपको इतना बता देता हूं मैं, हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए, कि
आज के दिन में ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप काफी टपटपा हो रखा है और रिलेशनशिप बहुत ही नाजुक स्थिति पे है। यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई है, ये भी एक कारण है कि इनको सबको संगठित करना, इकट्ठा लाना, और उनका जो बाइंडिंग कमिटमेंट पहले था, जो उसका दरार देखने लगे थे, उनको थोड़ा हल करने का जो प्रयास है, इसी ये लड़ाई के वजह से उनको इकट्ठा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती 2022 को अक्टूबर के महीने में एक डॉक्यूमेंट निकलता है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ये अमेरिकन डॉक्यूमेंट है। इसमें क्लियरली लिखा है कि उनका, अमेरिका का आज के दिन में विश्व में कोई अगर देश है, चुनौती देने वाला देश, वो है चाइना, और चाइना इज नंबर 1 एनिमी। सर मैं एक बड़ी खबर का रुख कर ले रहा हूं इस वक्त, उसके बाद लौट के आगे बढ़ता हूं। ताइवान जी, राजीव जी अधूरा रह जाएगा 2 पॉइंट। इसके बाद ये हाल ही 7-10 दिन पहले एक उनका पॉलिसी, एक उनका लॉ पास हुआ है जो कहता है कि तिब्बत, जो हिस्टोरिकल डाटा चाइना ने दिया है, और ये सारे इनएक्यूरेट डाटा है, और ये पहली बार को तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस का सिग्नेचर दिया गया है। नहीं, मुझे लगता है मेजर जनरल सुधाकर जी, हमें अपनी बातचीत में भी तिब्बत को अलग एंटिटी की तरह रखना शुरू करना होगा।